बैटमैन का एक ऐसा विलन जो अभी तक किसी बैटमैन मूवी में नहीं दिखा, वो द बैटमैन 2 में हमें दिख सकता है या दिख सकती है, क्योंकि भाई स्कारलेट जोहानसन जैसी बड़ी एक्ट्रेस साइड रोल में तो नहीं रहती, वहीं सेबेस्टियन स्टैन जैसे बड़े स्टार भी मेन विलन होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब भाई दो बड़े स्टार्स में से कौन मेन विलन होगा इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, जिसके साथ साथ हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि द बैटमैन 2 की स्टोरी क्या हो सकती है। पहली बैटमैन फिल्म बेसिकली एक सीरियल किलर मिस्ट्री थी, जहां बैटमैन रिडलर को समझने की कोशिश कर रहा था, करप्शन को सरफेस लेवल पर देख रहा था और गॉथम के फियर को एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन भाई पार्ट 2 का स्केल बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस बार बैटमैन के सामने सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं हो सकता, इस बार पूरा सिस्टम खड़ा होगा। और भाई सच कहूं तो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के लिए इस टाइप की स्टोरी परफेक्ट होगी। बैटमैन का ये वर्जन ऑलरेडी इमोशनली डैमेज, सोशली डिस्कनेक्टेड और मेंटली एग्जॉस्टेड लगता है। हम सब ने देखा है कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन कोई सुपर ब्राइट कॉन्फिडेंट सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने खुद को गॉथम के डार्कनेस में कभी ना कभी खोया है। इसीलिए जब इस मूवी की कास्टिंग से रिलेटेड अपडेट सामने आई तो भाई मेरे होश उड़ गए। तो आइए इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की, क्योंकि इस बार हमें जो उनका वर्जन दिखेगा वो पहले वाले से काफी अलग होगा। पहले पार्ट में वो रिडलर से लड़ा था, लेकिन इस बार उसके सामने पूरे गॉथम का सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम जो अंदर से सड़ चुका है। जेफरी राइट का कमिश्नर गॉर्डन और उसका पुलिस डिपार्टमेंट सबसे रिलायबल एलाई होगा इस बार। कॉलिन फरेल का पेंगुइन अंडरवर्ल्ड का एक पावरफुली स्टैब्लिश्ड प्लेयर होगा और एंडी सर्किस का एल्फ्रेड वो इमोशनल एंकर बनेगा जिसके थ्रू ब्रूस वेन के ट्रॉमा का असली वेट स्क्रीन पर फील होगा। तो ये रिटर्निंग कास्ट सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए नहीं आ रहे, ये गॉथम की दुनिया को और डीप करने वाले हैं। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े स्टोरी क्लू पर, और वो है सेबेस्टियन स्टैन के हार्वी डेंट वाले रोल का। अभी अगर ये चीज कंफर्म होती है तो फिल्म का सेंट्रल आर्क ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगा। हार्वी डेंट बैटमैन यूनिवर्स का वो ट्रेजिक फिगर है जो पहले गॉथम का होप सिंबल होता है और फिर उसी गॉथम के हाथों टूट जाता है। वो एक आइडियलिस्टिक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है जो बिलीव करता है कि सिस्टम को अंदर से रिफॉर्म किया जा सकता है। प्लस उसके हिसाब से लॉ और जस्टिस एक ही चीज है, लेकिन गॉथम एक ऐसी जगह है जो उसे तोड़ देती है। और तब हार्वी डेंट बनता है टू फेस, एक ऐसा इंसान जिसके लिए दुनिया सिर्फ एक कॉइन टॉस रह जाती है। मैट रीव्स के ग्राउंडेड नॉट ड्रिवन स्टाइल में ये ट्रांसफॉर्मेशन स्लो बर्न की तरह फील होगा। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ कोई रातों रात विलन की ओरिजिन नहीं दिखेगी, कोई यहाँ सिंपल ट्विस्ट नहीं होगा। जो लोग जानते हैं कि सेबेस्टियन स्टैन ने आज तक कैसे कैसे जबरदस्त रोल प्ले किए हैं, उन्हें पता है कि उनका इमोशनल रेंज एग्जैक्टली वही डिलीवर कर सकता है जो कि इस आर्क को बिलीवेबल बनाता है। वो वल्नरेबिलिटी और आइडियलिज्म को स्क्रीन पर नेचुरल तरीके से कैरी करते हैं और फिर जब क्रैक आता है तो वो भी उतना ही कन्विंसिंग होगा। और अगर हार्वी डेंट का आर्क सेंटर में है तो स्कारलेट जोहानसन और चार्ल्स डांस की कास्टिंग और भी मीनिंगफुल हो जाती है। रूमर स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि स्कारलेट जोहानसन हार्वी डेंट की रोमांटिक पार्टनर गिल्डा डेंट के रोल में हो सकती है, जो हार्वी की पर्सनल लाइफ में एक सेंट्रल प्रेजेंस है। अब बात यह है कि यहाँ सिर्फ रोमांस नहीं होगा, गिल्डा हार्वी डेंट का एक मोरल एंकर है, एक ऐसी कैरेक्टर जिसके थ्रू हार्वी की चॉइसेस का वेट और ज्यादा फील होता है। स्कारलेट जोहानसन के पास वो स्क्रीन प्रेजेंस है कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशनली लेयर्ड वुमन को बिना मेलोड्रामा के पोर्ट्रे कर सकती हैं। पर मजा तो भाई तब आएगा जब गिल्डा डेंट को एज हॉलीडे दिखाया जाए, क्योंकि वही एक ऐसा आर्क है जिसमें गिल्डा डेंट कुछ जबरदस्त करती है, जहां वो हॉलीडे बनकर गैंगस्टर्स को खत्म करती है। अब ये एक्शन हार्वी और बैटमैन के लिए तो क्राइम है, पर गिल्डा की नजर में ये है जस्टिस, जिस वजह से स्कारलेट जोहानसन का आर्क इस मूवी में काफी पिवटल साबित होगा। अब आते हैं चार्ल्स डांस पर, जिनके पास नेचुरली एक अथॉरिटेटिव ओल्ड मनी ग्रेविटास है। वो पॉसिबली डेंट फैमिली का पेट्रियार्क है, या वो गॉथम के एस्टेब्लिशमेंट का वो पिलर होंगे जिनकी शैडो हार्वी की अपब्रिंगिंग और एम्बिशन दोनों पे रहती है। अगर ये सच होता है तो फिल्म फैमिली लेगेसी, इनहेरिटेड करप्शन और पर्सनल एक्सपेक्टेशंस का भी एक हैवी लेयर कैरी करेगी। ये कास्टिंग कॉम्बिनेशन डायरेक्टली सजेस्ट करता है कि हार्वी का फॉल सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो जो घर से लेकर आया है वो भी उसे तोड़ रहा होगा। पर अगर आप ध्यान दोगे तो बैटमैन 2 में हार्वी डेंट यानी टू फेस का होना मैट रीव्स के बैटमैन यूनिवर्स को नोलन के बैटमैन यूनिवर्स के नक्शे कदम की ओर पुश करता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैट रीव्स बैटमैन 2 के लिए
उस विलन को सामने लाएंगे जो अभी तक बड़े पर्दे पर नहीं आया, यानी कि कोर्ट ऑफ आउल्स। अब देखो, अगर बात कोर्ट ऑफ आउल की होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि सेबेस्टियन स्टैन हमें टू फेस की जगह विलियम कॉब के रोल में दिखे, जो कि कोर्ट ऑफ आउल्स का टैलन होगा। तो ये मूवी एक्शन ड्रिवन भी हो जाएगी। पार्ट 1 में गॉथम के होप बनकर आने वाले बैटमैन के पीछे कोर्ट ऑफ आउल्स का पीछे पड़ना लाजमी है, जो शैडोज में रहकर रूल्स बनाते हैं। इसके अलावा कोर्ट ऑफ आउल्स का वेन फैमिली के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट दिखाना एक पर्सनल टाई भी बन सकता है बैटमैन के साथ। कोर्ट ऑफ आउल्स बैटमैन माइथॉस का वो एलिमेंट है जो गॉथम के सीक्रेट इलीट पावर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई स्ट्रीट गैंग नहीं है, ना ही ये कोई सुपर विलन है। ये एक हिडन कबाल है जो जनरेशन से गॉथम को शैडोज में मैनिपुलेट करते आए हैं, जिसमें ओल्ड मनी फैमिली, सीक्रेट मीटिंग्स और असैसिनेशन स्क्वाड्स है। अगर हम सेबेस्टियन स्टैन को साइड भी कर दे, क्योंकि मार्वल में विंटर सोल्जर और डीसी में टैलॉन जैसे खतरनाक असैसिन का रोल सिमिलर वाइब देगा ऑडियंस को, तो मेरे भाई आप एक बार बाकी कास्ट मेंबर्स की ओर भी नजर डालो। जब चार्ल्स डांस जैसे एक्टर को कास्ट किया जा रहा हो, या ब्रायन टायरी हेनरी और सेबेस्टियन कॉच जैसे एक्टर्स को मूवी में लिया जाए, तो समझ जाना कि उसमें हमें ग्राउंडेड प्लस मिस्टीरियस कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि कोर्ट ऑफ आउल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। मैट रीव्स का गॉथम ऑलरेडी डार्क, कंस्पिरेसी से भरा और इंस्टीट्यूशनली करप्ट फील देता है, तो ऐसे में कोर्ट ऑफ आउल्स बिना टोन ब्रेक किए एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन यह स्मार्ट मूव जो रीव्स पुल कर सकते हैं वो ये है कि कोर्ट ऑफ आउल्स को सीधा एक्सपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि एक मिस्ट्री की तरह हमारे सामने रखा जाए। कोर्ट ऑफ आउल एक लर्किंग प्रेजेंस की तरह काम करते दिख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हार्वी डेंट के फॉल और उसके टू फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा बाकी गॉथम के ऑर्गेनाइज्ड फैमिली के पीछे भी वो होंगे जो बैटमैन के हर इन्वेस्टिगेशन के आड़े आएंगे। फिर आता है जोकर, जिसकी पॉपुलैरिटी बैटमैन के बराबर है। बैरी कीओगन का जोकर पहली फिल्म में ऑलरेडी एक डिस्टर्बिंग इनकम्प्लीट प्रेजेंस की तरह एस्टैब्लिश हो चुका है। हमें पहली मूवी में ये दिख चुका है कि ये जोकर बड़ा डिफरेंट है। ये क्रीपियर है, साइकोलॉजिकली अनस्टेबल है और उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही उसकी पावर है। लेकिन द बैटमैन पार्ट 2 में जोकर मेन विलन नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता भी नहीं है कि मैट रीव्स उसे मेन विलन का रोल देंगे। अगर हार्वी डेंट का ट्रेजिक आर्क ऑलरेडी सेंट्रल है और कोर्ट ऑफ आउल्स का शैडो बैकग्राउंड में है, तो जोकर को मेन विलन बनाना स्टोरी को क्रिस्टोफर नोलन की टेरिटरी में ले जाएगा, क्योंकि उनकी ट्रिलॉजी के सेकंड पार्ट में हार्वी डेंट और जोकर था। इसके अलावा मैट रीव्स का जो बैटमैन का एसेंस है वो इस ओवरक्राउडेड विलन गैलरी में खो जाएगा। जोकर का सबसे इफेक्टिव यूज यहाँ केओस कैटलिस्ट के रूप में होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा फिगर जो डायरेक्टली सेंट्रल प्लॉट में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो हर एग्जिस्टिंग टेंशन को एम्पलीफाई करेगा। हार्वी डेंट जब अपने आइडियलिज्म से लड़ रहा होगा, तो जोकर वो वॉइस बनेगा जो उसे रिमाइंड कराएगा कि सिस्टम कभी सीधा नहीं होता। बैटमैन जब अपनी डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो जोकर उसके असम्पशंस को डिस्टेबलाइज करेगा या एक डिस्ट्रैक्शन की तरह सामने आएगा। कोर्ट ऑफ आउल्स जब कंट्रोल्ड डार्कनेस रिप्रेजेंट करेगी, तो जोकर अनकंट्रोल्ड मैडनेस रिप्रेजेंट कर सकता है। ब्रायन टायरी हेनरी और सेबेस्टियन कॉच के एग्जैक्ट रोल्स तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस स्टोरी के स्कोप के बारे में कुछ सजेस्ट करती है। ब्रायन टायरी हेनरी टिपिकली ग्राउंडेड, हाई इम्पैक्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, और वो पॉसिबली एक जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर या इन्वेस्टिगेटिव फिगर हो सकते हैं जो हार्वी डेंट के आर्क के पॉलिटिकल लेयर को अनपैक करें। सेबेस्टियन कॉच का यूरोपियन ग्रेविटास सजेस्ट करता है कि मूवी में कोई ट्रांसनेशनल या इंस्टीट्यूशनल एंगल भी हो सकता है, जो कोर्ट ऑफ आउल्स या गॉथम के एलीट करप्शन को एक नया डायमेंशन दे। देखो भाई, मैट रीव्स ने कास्टिंग के थ्रू स्टोरी का आधा पजल ऑलमोस्ट रिवील कर दिया है। आप तो जानते हो कि हर एक्टर एक लेयर है और हर कंफर्म नाम एक प्लॉट क्लू है। रॉबर्ट पैटिंसन के एग्जॉस्टेड बैटमैन, सेबेस्टियन स्टैन का डूम आइडियलिस्ट, स्कारलेट जोहानसन का मोरली कॉम्प्लेक्स प्रेजेंस, चार्ल्स डांस का ओल्ड मनी अथॉरिटी, ब्रायन टायरी हेनरी और सेबेस्टियन कॉच का अनएक्सप्लेन्ड वेट, पेंगुइन का क्रिमिनल लेयर, गॉर्डन का कॉम्प्रोमाइज्ड लॉ, एल्फ्रेड का इमोशनल कोर और जोकर की मैडनेस का तड़का, ये सब मिलकर एक सिंपल सीक्वल का तो सिग्नल नहीं दे रहे। बैटमैन का ये नया चैप्टर गॉथम की सोल में झांकने वाला है। पर अभी आप बताओ कि आपके हिसाब से बैटमैन 2 की कहानी कौन सी होने वाली है, और यहाँ मेन विलन कौन हो सकता है आपके हिसाब से? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।